नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं योर मनी। और आज योर मनी में हम बहुत ही खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मधु लुनावत, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं द वेल्थ कंपनी की। इंटरेस्टिंग ये है कि मधु पहली विमेन है इंडिया में जिन्होंने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। सालों का एक्सपीरियंस है और $1 बिलियन से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को इन्होंने मैनेज किया है। तो यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि मधु की जो एक्सपर्टीज़ रही हैं, यानी प्राइवेट इक्विटी स्टाइल देखना, उसको वो रिटेल इन्वेस्टिंग में लेकर आ रही हैं थ्रू वेल्थ कंपनी। इन्होंने अपनी एक स्कीम डेब्यू लॉन्च भी की है जो कि फ्लेक्सी कैप स्कीम है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मधु नमस्कार, स्वागत है आपका एंड कंग्रेचुलेशंस, जो जर्नी आपने शुरू की है, गुड लक आपको। तो सबसे तो पहले इनफैक्ट जानना चाहेंगे कि कैसे मुमकिन हुआ ये, क्या क्या चैलेंजेस पर्सनली प्रोफेशनली रहे और जो जर्नी की शुरुआत की है, क्या विजन आके लेकर चल रही हैं? थैंक यू दीपाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो देखिए, कोई भी जर्नी आप जब तय करते हो, इस अभी हमें 12 साल कंप्लीट हुए हैं मुझे मेरी खुद की जर्नी स्टार्ट किए हुए। और मैं पहले काफ़ी कॉर्पोरेट्स में काम कर चुकी हूँ। तो जर्नी हमेशा देखिए लॉट ऑफ परसेवरेंस के साथ बिल्ड होती है, बहुत हार्डवर्क के थ्रू बिल्ड होती है। बट जो हम ग्लास सीलिंग की हमेशा बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी ग्लास सीलिंग अभी सिर्फ क्रैक नहीं आ रहे, ग्लास सीलिंग शैटर हो रही है विद मोर एंड मोर महिलाएं जो इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं और जो बाकी महिलाओं के लिए एक रास्ता तय कर चुकी हैं। अच्छा मधु, एक चीज़ बताइए, अब जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, अब आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अभी आप फ्लेक्सी कैप फंड लेकर आई हैं, उस फंड की भी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली क्या स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ से रहेगी वेल्थ कंपनी के थ्रू या फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है ताकि वेल्थ जनरेशन तो रिटेल इन्वेस्टर्स की हो ही, उनके साथ साथ कंपनी भी ग्रो करे? श्योर। सो देखिए, जब भी आप एएमसी लॉन्च करते हैं हम, तो हमारे एएमसी का क्या धर्म होना चाहिए? 2-3 जो रीजंस होते हैं। पहला कि वोलेटिलिटी हम मैनेज करें हमारे इन्वेस्टरों के लिए, क्योंकि एक ऐसा ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट टूल है जो घर घर पहुंच सकता है, पहली बात। दूसरा है रिटर्न बनाना, जो हम सब फंड मैनेजर, सीईओ, सीआईओ हम जब ट्राई करते हैं कि हम हमारे निवेशकों के लिए रिटर्न बनाए। और तीसरा जो मेरा विजन है कि हम घर घर पहुंचे, और उसी मुहिम में हमने पहला फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया। फ्लेक्सी कैप इसी भी लिए क्योंकि ये एक ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट है जहां आपको जो टिपिकल एक मार्केट कैप की रिजिडिटी नहीं मिलती आपको। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जो हम देखते हैं कि अभी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ है, तो वहां पे आपको चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके फंड मैनेजर्स जिस तरीके से चाहे उसको मैन्यूवर कर सके, कि उनको लार्ज कैप अच्छा लग रहा है, मिड कैप अच्छा लग रहा है, स्मॉल कैप अच्छा लग रहा है, तो तीनों का मिश्रण होके फ्लेक्सी कैप बनता है। इसलिए हम पहला प्रोडक्ट हमने फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया। और यही वजह है कि आपने मिड कैप लार्ज कैप ना चुन के फ्लेक्सी कैप लेकर आई हैं। क्या करंट मार्केट सिनेरियो में ज़्यादा सही या वायबल ऑप्शन इन्वेस्टिंग के लिए, स्टार्ट करने के लिए फ्लेक्सी कैप है आपके हिसाब से? बिल्कुल, बिकॉज देखिए एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तौर में, आज के मार्केट एनवायरनमेंट में भी। तो फ्लेक्सी कैप इतना बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपको पूरी एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपके सीआईओ को, कि उसे अगर मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसा वो करना चाहे वैसा वो कर सकता है। और देखो, अब दीपाली आपने देखा होगा लास्ट 10 ईयर्स में हर मार्केट कैप की एक लीडरशिप रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। करेक्ट। तो यहाँ पे वो रिजिडिटी नहीं है कि हमको 25% हर सेगमेंट में लगाना है, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दी गई है कि भाई आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अभी लार्ज कैप में 60% होना चाहिए या मिड कैप में 40, जो भी करना चाहो आप, वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो अजाइल तरीके से फंड मैनेज कर पाए। अच्छा, मैं फ्लेक्सी कैप फंड की या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राशनाले इस फंड के पीछे क्या, उसको समझूं से पहले क्विकली एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कई ऐसी ज्योग्राफीज हैं जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन अभी रीच उतनी नहीं है। तो क्योंकि अब आपने आई एम श्योर एसेसमेंट किया होगा ज्योग्राफी वाइज, किस तरीके से डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के? बहुत बढ़िया सवाल है। पहली बात तो महिलाओं के पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, बट हम और इसको देखना चाहेंगे। अभी 4 में से 1 महिला इन्वेस्ट करती है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएं, ये हमारी जैसे एएमसी का धर्म और रोल बनता है, पहली बात। दूसरा, आप ये देखेंगे जो भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसमें से
50% से ज़्यादा लोग ऐसी कैटेगरी के हैं जो 18 से 30 साल की उम्र में हैं। सो नई नई एज, युवा पीढ़ी जिनको हम बोलते हैं, ये इन्वेस्टर्स आ रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और आप ये देखेंगे इनमें 3 चीज़ें बहुत बढ़िया, एक तो ये डिजिटली सेवी होते हैं, दूसरा ये फाइनेंशियली अवेयर होते हैं, तीसरा इनमें हंगर भी बहुत है, राइट? ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और तीसरी चीज़ ये भी हम देखते हैं कि B30 जो टाउन है, बियॉन्ड 30 जो हमारे देश में टाउन्स है, वहाँ से भी बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड। जो हमारा एमफी, जो हमारी इंडस्ट्री बॉडी चलाती है म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन, उसका आपको बेसिकली देखने को मिल रहा है कि ये एक्चुअल में सक्सेसफुल हो रहा है जब आप B30 बियॉन्ड से आप देखते हो कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से जुड़ रहे हैं इसमें। अच्छा, काफ़ी ऐसे मिडिल क्लास और स्पेशली छोटे शहरों में या फिर टियर 2 टियर 3 शहरों में ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम भी काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं व्यूअर्स के साथ, अभी भी वो काफ़ी हेजिटेंट हैं म्यूचुअल फंड एक्सपोजर को लेकर। उनके लिए क्या मैसेज है, प्लस आप अपनी कंपनी के थ्रू, अपने फंड के थ्रू क्या कोशिश आपकी रहेगी कि वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, इन्वेस्ट करें ताकि वो एक्सपोजर बढ़ाएं म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलक्टेंस, एप्रीहेंशंस हैं। बहुत ज़्यादा है दीपाली। आप देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 75 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। बट लेट मी टेल यू, मैंने काफ़ी सिटीज़ में लास्ट 1 महीने में विजिट किया है। हमें अभी तो बहुत लोगों को, बहुत निवेशकों को ये डिफरेंस नहीं पता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। करेक्ट, हम दोनों को सेम मानते हैं। तो इसके लिए दीपाली, हम जैसी एएमसीज, नई एएमसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वहाँ पे ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। और इसलिए ज़रूरी है ट्रस्ट, क्योंकि वो उनका हार्ड अर्न्ड पैसा है, करेक्ट, हार्ड अर्न्ड मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पहली बात, आपको वहाँ पे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके बिना आप कैसे, आज मैं बॉम्बे में बैठी हूँ एसी कैबिन में बैठ के, क्या मैं बात कर सकती हूँ उस लोकल लैंग्वेज में? क्या मैं पहुंच सकती हूँ जब उसको मेरी ज़रूरत है? नहीं कर सकते हम। इस वजह से आप देखेंगे हम हमारी एम से हमेशा बात करते हैं कि हम कैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरों का साथ के साथ लेके इन्वेस्टरों, निवेशकों तक पहुंचे, क्योंकि निवेशक को वो अपने आसपास वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो उन्हें बता पाए अपनी लोकल लैंग्वेज में वो समझा पाए कि मेरा एसेट एलोकेशन, मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरा गोल प्लानिंग कैसा होना चाहिए। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत काम करते हैं। और इसी में एक और मैं बताना चाहूंगी, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में दीपाली 3 प्रॉब्लम्स है। पहला कि ये नंबर बहुत कम है, तो हमने एमएफ दीदी और एमएफ दोस्त लॉन्च किया। एमएफ दीदी इज नथिंग बट कि जो महिलाएं आज काम नहीं कर पा रही, 9 to 5 हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, हम बहुत महिलाएं नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए एमएफ दीदी है कि वो अपने करियर को अपने हाथ में ले पाए, नंबर 1, आत्मनिर्भर बन पाए और वेल्थ क्रिएशन कर पाए, अपने आप के लिए नहीं बट अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए। पहला, सो उसी तरीके से एमएफ दोस्त है, दिस इज फॉर द मेल्स, हो गया एमएफ दोस्त। दूसरा हो गया एम्पावरिंग डिस्ट्रीब्यूटर। इन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी को जब तक आप एम्पावर नहीं करोगे, तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकोगे कि निवेशक ज्यादा से ज्यादा आपके पास पहुंच पाए? तो उनके लिए काफी सारी ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग, वो सब चीजें हमने मुहैया कराई है उनके लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच पाए, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर पाए। ओके अच्छा, अब आपके फ्लेक्सी कैप फंड की बारे में आते हैं। आपने बताया कि आपने क्यों इस फंड के साथ शुरुआत की, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स मौजूद हैं ऑलरेडी। आपका फंड किस तरीके से डिफरेंट है बाकी फ्लेक्सी कैप फंड से? दिवाली, इसके लिए जानना जरूरी है कि हम एक प्राइवेट इक्विटी डोमेन से हम लोग आते हैं। सो वो प्राइवेट इक्विटी डोमेन जो हमारा एक्सपर्टीज है, वही चीज हम, जो हमारा डीएन है, उस चीज को हम फ्लेक्सी कैप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एजिलिटी, जैसे मैंने पहले ही बात की कि हम एजिलिटी पे बहुत फोकस करते हैं, और ये फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपकी एजिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने में आपकी एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है आपको, नंबर 2। नंबर 3, हम लोग लॉन्ग टेल में बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज हम काफी रिसर्च ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। रिसर्च करके बॉटम अप अप्रोच से हमारा पोर्टफोलियो हम चूज करते हैं कंपनीज को। सो हमारा ये मानना है कि हम ऑप्टिमली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विच वुड बी एनीवेयर बिटवीन 45 to 50 स्टॉक्स, उस पे हम इन्वेस्ट करेंगे। सो ये 3 डिफरेंट रीजंस है कंपेयर टू अदर फ्लेक्सी कैप्स। ओके अच्छा, जो भी कंपनीज को आपने पिक किया है या फिर जो भी आपकी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे सेग्रीगेट किया आपने इम्पोर्टेंस को? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आई एम श्योर, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, अर्निंग्स हो, वैल्यूएशंस भी इंपॉर्टेंट हैं, आगे का फ्यूचर आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट कैसी है। आपने आपके स्टॉक पिकिंग में प्रायोरिटी किस तरीके से आपने सेट की है? दीपाली, इसमें ना ये हम
फंड मैनेजर्स चाहे कुछ भी जार्गन यूज करें, लेट मी टेल यू, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, ये सारे फैक्टर्स आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। नन ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो आपको ना कॉन्फ्लुएंस बनाना पड़ता है। जैसे अगर प्रमोटर अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, सो नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग। प्रमोटर अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, बट अगर मुझे फेयर वैल्यू पे नहीं मिल रहा है तो रिटर्न्स तो बनेंगे नहीं। सो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स हम बनाते हैं जहां पे हर कंपनी को उस सेगमेंट के हिसाब से, उस फैक्टर के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है और उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके अच्छा, आपके अगर इस फंड की बात करें या इन जनरल बात करें तो कौन से सेक्टर्स आपको या पॉकेट्स अच्छी लग रही हैं जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, अर्निंग ग्रोथ भी दिखाई दे रही है? सो स्टॉक वाइज हम लोग पिक करते हैं, तो सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो अभी हमें डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अच्छा लग रहा है। ईएमएस हम लोग काफी एनालाइज कर रहे हैं। बैंकिंग हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 चीजें अभी हमारे रडार पे हैं। कुछ ऐसी सेक्टर्स या पॉकेट्स भी हैं जो महंगे लग रहे हैं या फिर जहाँ पे अर्निंग कंसर्न दिख रहा है या वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है? सो वैसे ओवरऑल तो देखिए, हम अपनी इंडस्ट्री, अपनी इकोनॉमी अपनी थोड़ी महंगी ही है, बट जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो विद इन एवरी सेक्टर आपको मिल ही जाते हैं अच्छे स्टॉक्स। ओके एक फाइनल क्वेश्चन मधु आपसे, करंट मार्केट सिचुएशन में क्या सलाह आपकी तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए रहेगी? बिकॉज जैसे हम सब देख रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन की तरफ हमें दिख रहा है, तो मेरा ये सबसे सलाह या एडवाइस रहेगी कि आप एसआईपी कीजिए, टॉपअप कीजिए उस पे, और आप बने रहिए। देखिए वोलेटिलिटी एक ऐसी चीज है जो जो बेसिकली एक एडमिशन है टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। सो आप उसको, बेसिकली एक फीचर है, जैसे हम हमारे फीचर्स देखते हैं, सो वोलेटिलिटी इज अ फीचर, इज अ डिफॉल्ट फीचर। तो वोलेटिलिटी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए, एसेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए, और आपके आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। ओके चलिए, शुक्रिया मधु आने के लिए शो में और बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको आपकी जर्नी के लिए जो आपने शुरू की है। कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपाली, थैंक यू।